हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं सब। तो बच्चों, आज से हमारी नई क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास 12 की, क्लास 12 2022 बैच। और आज हमारा पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिजिक्स का। और आप लोगों को मुबारकबाद जो 12th क्लास में आ चुके हैं, इनफैक्ट सभी आ चुके हैं, ठीक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। और मेरा नाम है रवि कुमार चौहान, और शॉर्ट फॉर्म में बोले तो RKC, क्योंकि RKC नाम से ही चैनल का वो बना रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपका, मेरा, हम सबका प्यारा सा चैनल RKC ऑनलाइन स्टडी, जिसपे आप दुनिया भर की वीडियोस सर्च कर सकते हो 8th क्लास से 12th क्लास तक की, और पढ़ सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2022 बैच है बच्चों, जिसमें मैं शुरुआत से दोबारा से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और जो जो इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं, और जो जो इंटरेस्टेड नहीं है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपका 11th कैसा भी रहा हो, चाहे आपने 11th में तुक्केबाजी में पढ़ा हो, चाहे 11th में आप फेल होने वाले हो, लेकिन पता नहीं कैसे पास हो गए आप लोग, पता नहीं कैसे पास हो गए, लक चल गया कुछ भी, तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छी मेहनत करी होगी किसी ना किसी ने, तो उसको सारे चीज़ें पता होगी, वेक्टर पता होगा, SHM पता होगा, वेव इक्वेशन पता होगी। अधिकतर स्टूडेंट्स का जो मेन मोटिव रहता है, ठीक है, लेक्चर्स को अटेंड करने का, वो यही रहता है कि सर अब क्या करें 12th क्लास में, 11th से रिलेटेड क्या आने वाला है। तो बच्चों देखो, घबराने की बिल्कुल चीज़ नहीं है। 11th से रिलेटेड आता है, पर इतना भी नहीं आता है। जैसे आपका 11th से रिलेटेड वेक्टर आएगा, वेक्टर का थोड़ा बहुत आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला, कि रिजल्ट जब भी निकालना होगा R = √a² + b² + 2ab cos थीटा आप लगाते हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आगे जाके हम पढ़ेंगे। और वेक्टर का देखो ज़्यादा कुछ नहीं आता। वेव इक्वेशन जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो एक बहुत ही बढ़िया लेवल का टॉपिक है जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। उसमें आपकी वेव इक्वेशन लगती है, जो कि आपने क्लास 11th में डेरिवेशन में डिराइव करी होगी, y = a sin ωt - kx वाली। तो ज़्यादा कुछ पंगा नहीं है, बस आप लोग बने रहिए, रोज अब पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आपको स्कोरिंग कर रहे हैं तो रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपर बच्चे का और एक एवरेज बच्चे का यही डिफरेंस होता है। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो थोड़ा पढ़ते हैं पर रोज पढ़ते हैं, और जो एवरेज होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं पर रोज ही नहीं पढ़ते हैं, और जो बिल्कुल खतरनाक वाले होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। और आपको इसका, आप चूज कर लो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है। अगर आपको सही डायरेक्शन लेनी है तो भैया आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा, कोई नहीं बदल सकता आपको, ना आपके माँ बाप बदल सकते हैं, ना कोई बदल सकता है। सिर्फ और सिर्फ बदल सकती है आपकी सोच। एक बार आपकी सोच बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, और बुरी चीज़ों को एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। और 2022 आपके लिए आ चुका है, ठीक है, जिसमें मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा, ठीक है। रेगुलर वीडियोस अपलोड होगी, और इसी के साथ साथ बच्चों आप लोग बने रहिए बस, और फिजिक्स को एंजॉय करिए। तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स बच्चों एक फिनोमिना होता है, फिजिक्स बच्चों एक फिनोमिना होता है, ठीक है। फिनोमिना, फिजिक्स पर आने से पहले चलो कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अब इतना टाइम हो ही चुका है तो थोड़ा और खर्च कर लेते हैं, है ना, 2-3 मिनट का। तो देखो बच्चों सुनो, आपकी फिजिक्स में सिलेबस वाइज मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। फिजिक्स में 9 यूनिट है, 9 यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है। और लॉकडाउन के हिसाब से और CBSE के हिसाब से जो चीजें कट गई हैं, तो वो भी आप पढ़ लो, ठीक है। मैं तो सारी पढ़ाऊंगा, मैं कुछ कटवा नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके कोई IIT करेगा, कोई JEE करेगा, कोई BTech करेगा, कोई BSc करेगा, कोई MSc करेगा, कुछ भी करे भाई, उसका पूरा कोर्स आने वाला है उसके बाद। तो 12th में आप 30% छोड़कर बिल्कुल महाराजा नहीं बन जाओगे कि हाँ जी हमने 30% छोड़ दिया, हमने बहुत अच्छी बात कर ली। वो भैया बहुत नुकसानदायक वाली बात है, क्योंकि वो आगे जाके सारे टॉपिक्स कनेक्ट होते हैं। तो पढ़ने में क्या हर्ज है, पढ़ लो, ठीक है। बाकी 70% पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। और अभी तो कुछ नई न्यूज़ 2022 की आई नहीं है कि पूरा है कि बिल्कुल सेम चलेगा पिछले साल जैसा। तो अभी तो आपको डिटेल स्टडी करनी है ना। 9 यूनिट है। 9 यूनिट में से 2019 या 2018 में लास्ट का चैप्टर कम्युनिकेशन हट चुका था, वो लॉकडाउन में नहीं हटा, वो पहले ही हट चुका था, ठीक है। तो अब कुल मिला के आपके पास रह जाती हैं 8 यूनिट। तो 8 यूनिट में से बच्चों सबसे पहली जो 4 यूनिट है, उसमें हम चार्ज के बारे में सीखेंगे, चार्ज का मोशन सीखेंगे, करंट के बारे में सीखेंगे। अगले 4 चैप्टर इसी दौर में जाएंगे, और अगले 4-5 महीने इसी दौर में जाएंगे, ठीक है। 4-5 महीने का मतलब 4-5 महीने, ठीक है। पूरे आपके 4 चैप्टर ही चलने वाले हैं।
उसके बाद जाकर आपके बच्चों ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगी। ऑप्टिक्स आपका 10th क्लास से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही हाई लेवल का है, प्रो लेवल का है। और ऑप्टिक्स में आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस वेंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज़ वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, आपकी ज़िंदगी में पहली बार आ रही है वो, और अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छी है, और बुरे और नहीं करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। लेकिन अच्छे से करनी है, अभी शुरुआत अच्छी करनी है, ठीक है। जोश बना के रखना है, जोश बना के रखना है। उसके बाद आपके मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाती है बच्चों, जिसमें एटम वेटम के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स का यही है सीन, ठीक है। तो आपका जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से वो है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और टोटल मिला के बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टोटल मिला के बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक और होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज, जो कि चार्ज होता है। चार्ज आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, 7th 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। जैसे मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा है, नॉर्थ और साउथ होता है, वैसे चार्जेस भी होते हैं। चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से रेपेल होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट भी करते हैं। तो बच्चों चार्ज को जब हम स्टडी करेंगे रेस्ट पर, चार्ज को जब स्टडी करेंगे रेस्ट पर, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, जो आगे जाकर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, चार्जेस का मोशन। चार्जेस को जब मोशन में पढ़ोगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाएगा बच्चों। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अभी आगे करेंगे, और अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पे थम जाते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी मान के चलो कि 20 लेक्चर्स कहीं नहीं गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, 20 से 25 लेक्चर्स इन डिटेल, जिससे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव लेवल का कर सकते हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अगर आपने बच्चों ये इन डिटेल में पढ़ लिया। और मैं पढ़ाऊंगा इन डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा इन डिटेल पूरे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, हाई लेवल के तो नहीं करेंगे, मैं क्लास 12th लेवल तक के सारे कराऊंगा, सारे टॉपिक्स बता दूंगा आपको। लेकिन वो आपके इतने मस्त टॉपिक होंगे ना, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई नहीं कराता, ठीक है। ये मेरी गारंटी है आपकी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोग समझ चुके हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जो डील करती है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पर, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पर। सिंपल है। लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रिक चार्ज की कहानी, ये कहानी कहां से स्टार्ट हुई, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि यार ये कहां से स्टार्ट हुई, कहां से ये इलेक्ट्रिक चार्ज आया। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर नेचर देखा जाए तो दो ही तरह का नेचर है। दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारी दुनिया में। पहला नन्हा मुन्ना बच्चा है मैटर, ठीक है, और दूसरा है रेडिएशन। तो इसके बारे में इन डिटेल हम आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट दोबारा से पढ़ेंगे, नील बोर की थ्योरी दोबारा से पढ़ेंगे, और भी बतेरी चीजें, दुनिया भर की चीजें पढ़नी है हमें इसमें। लेकिन अभी के लिए ये सोचिए कि एक होती है मैटर, जिसके पास मास होता है, जिसके अंदर शेप होता है, जिसके अंदर वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर मोमेंटम होता है, और मास और मोमेंटम के साथ एनर्जी कैरी करके चलती है। मास और मोमेंटम के साथ एनर्जी कैरी करके चलती है, वो आपका मैटर होता है। और रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन आपका वेवलेंथ होती है, रेडिएशन आपका वाइब्रेशन होता है, जो एनर्जी कैरी करके चलता है, जो एनर्जी कैरी करके चलता है। इसका कुछ ज्यादा मास नहीं होता। रेडिएशन में आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है कि स्मॉल पैकेट्स होते हैं, स्मॉल बंडल्स होते हैं, जिनको फोटॉन्स कहते हैं। तो ये क्लास 11 का टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ठीक है। तो बच्चों एक होता है मैटर और एक होता है रेडिएशन, ठीक है। तो दोनों ही नेचर के बेबीज हैं, दोनों ही नेचर के प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, डॉटर सेल है, ठीक है। कभी कभी मेरे अंदर की बायो भी जाग जाती है, तो उसको शांत रहने दो, नहीं तो मैं बायो पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो एक मैटर हो गया और एक क्या हो गया, रेडिएशन हो गया। दोनों ही नेचर के बच्चे हैं। और नेचर जैसे आप लोग के माता पिता फेरबदल नहीं करते हैं, वैसे नेचर भी क्या बोलते हैं, फेरबदल नहीं करती है। ये भी एनर्जी देता है, ये भी एनर्जी देता है, ये भी एनर्जी ट्रांसफर करता है, ये भी एनर्जी ट्रांसफर करता है। बस दोनों में फर्क ये है, यहाँ पे मैसिव मास होता है, ज्यादा मास होता है, और यहाँ पे मास की कमी होती है, यहाँ पे मास की कमी होती है। और इन डिटेल में आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों इन दोनों के हिसाब से नेचर में कितनी तरह की फोर्स हो सकती है, इन दोनों के हिसाब से नेचर में कितनी तरह की फोर्स हो सकती है। तो आपका जवाब होगा बहुत सारी हो सकती है सर, ठीक है। हजारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, फोर्स बहुत सारी हो सकती है। तो मैं मिनिमम से मिनिमम फोर्स अगर रिड्यूस करके लाऊं, क्या एक फोर्स होगी, क्या दो फोर्स होगी, या तीन फोर्स होगी, या चार फोर्स होगी? मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, आप समझिए जरा बात को। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब आपने क्लास 11th में
फंडामेंटल यूनिट पढ़ा होगा, फंडामेंटल यूनिट, बेस यूनिट, मास किलोग्राम, 7 यूनिट पढ़ी है ना आपने। उस 7 यूनिट से डिराइव करके बहुत सारी यूनिट बनती है जिनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। स्पीड की बनती है, वेलोसिटी की बनती है, डेंसिटी से बनती है। तो वो जो कुछ फोर्सेज है ना, वो फोर्सेज दूसरी फोर्सेज को भी बनाने का काम करती है। तो मैं वो दूसरी फोर्सेज नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपके रूट कॉज पे जा रहा हूं कि रूट कॉज क्या है फोर्स का। तो जब डिटेल एनालिसिस करा, साइंटिस्टों ने डिटेल एनालिसिस करा, तो 4 तरीके के फोर्स हमारे सामने निकल के आई। 4 तरीके की फोर्स। पहली फोर्स निकल के आई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरी फोर्स निकल के आई मैग्नेटिक फोर्स, तीसरी फोर्स निकल के आई फ्रिक्शनल फोर्स, और चौथी फोर्स निकल के आई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चौथी फोर्स निकल के आई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरी मैंने फ्रिक्शनल बोली, तो फ्रिक्शनल को रहने दो, फ्रिक्शनल अलग केस है। तीसरी मेरी हो गई न्यूक्लियर फोर्स। तो मेरे कैमरे ने आज मुझे परेशान कर दिया। तो हम कहां थे? 4 फोर्सेस पे थे। पहली होती है आपकी बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरी होती है आपकी मैग्नेटिक फोर्स, और चौथी होती है आपकी न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 तरह की फोर्स होती है बच्चों। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो न्यूक्लियस के अंदर लगती है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर लगती है, और वो सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर -15 मीटर के दायरे में होती है बच्चों। 10 की पावर -15 से जैसे आप आगे पढ़ोगे तो न्यूक्लियर फोर्स का एंड हो जाता है। तो न्यूक्लियर फोर्स को शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहा जाता है। लेकिन जो आपकी ग्रेविटेशनल होती है, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, और जो आपकी मैग्नेटिक होती है, उन्हें लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज। इनफैक्ट मैग्नेट को भी हटा दो, क्योंकि हमें 2 ही पढ़नी है, एक पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक पढ़नी है कौन सी? एक पढ़नी है ग्रेविटेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन फोर्स आपकी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। और वहीं पर ही अगर बात करें किसकी, ठीक है, इसको गलत वे में मत लेना, किसकी का मतलब है आपने नहीं करी। तो 2 तरह की फोर्स हमें पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन सी पढ़नी है? और हमें पढ़नी है ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। लेकिन जो आपकी न्यूक्लियर फोर्स होती है वो आपकी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, जो 10 की पावर -15 मीटर के दायरे में रहती है और न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है। न्यूक्लियस से बाहर जाके वो खत्म हो जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये बात हमको समझ में आई, 2 नेचर में फोर्स होती है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन तो बड़े बड़े प्लेनेट पे लग रही है, जुपिटर पे लग रही है, मार्स पे लग रही है, और हमारी जो अर्थ है वो दूसरे प्लेनेट पे भी ग्रेविटेशन फोर्स मार रहा है। ग्रेविटेशन हमारी अर्थ पे, दूसरे प्लेनेट हमारी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मार रहे हैं। पूरा का पूरा सन जो है वो सभी प्लेनेट्स को अपने चारों तरफ घुमा रहा है, वो भी एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम अर्थ के अंदर हैं तो हम में भी क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है हमारे अंदर भी, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, ये तो चलो पक्का हो गया कि ज्यादा मास की वजह से मैटर के जो मैटर होता है उसको दो पार्ट में हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। एक मैटर हो, एक मास हो गया, एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे क्योंकि हमें मेन इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आता कहां से। अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन से मतलब है तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन के लिए आप वीडियो आगे करके देख सकते हो। लेकिन मैं कहानी बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहां से। जब मैसिव मास की बात हो रही थी, मास की बात हो रही थी, तो मास की चीजों में बच्चों होता ही है कि मास वाली चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। बड़ी बड़ी मास वाली चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और अगर मेरे पास ये मार्कर है तो अगर मैं इसको हाथ में ना पकड़कर इसको छोड़ूं ऐसे नीचे की तरफ तो मैं कैच कर लूंगा इसे। लेकिन अगर मैं कैच नहीं करता तो ये नीचे गिर जाता, ये ग्रेविटी को समा जाता। लेकिन आप मेरी एक बात का जवाब दो, अगर मैंने ये बिंदु सा यहाँ पे बना दिया तो मार्कर की इंक मैंने यहाँ पे चिपका दी, आप मुझे बताओ ये मार्कर की इंक नीचे खिंच के क्यों नहीं आ रही है? ये ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में नीचे खिंच के क्यों नहीं आ रही है? बताओ इस चीज का जवाब दो। क्या जवाब होगा इसका? अगर मैं बच्चों चौक से भी लिख रहा होता तो चौक से अगर मैं ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिखता तो चौक भी जम जाती है ना, चौक भी जम जाती है, ठीक है। चलो ये भी समझ में नहीं आ रहा, गंदा एग्जांपल देता हूं एक मैं आपको। गाय का गोबर है, पिलपिला गोबर, नया नया ताजा ताजा, वो आपने क्या करा, वो आपने किसी दीवार पे लगा दिया, ठीक है। हल्का फुल्का गिलगिला होने की वजह से हल्का फुल्का आ सकता है वो नीचे, पर पूरा वो दीवार पे चिपक जाता है। क्यों? ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर का हिस्सा तो थोड़ा बहुत नीचे गिर जाएगा पर कुछ पार्टिकल्स उसके वहीं चिपक जाएंगे। वो पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो पार्टिकल्स बच्चों बहुत ज्यादा छोटे हो गए। ये पार्टिकल बच्चों बहुत ज्यादा छोटे हैं और फ्रिक्शन की वजह से ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं इसने व्हाइट बोर्ड के पार्टिकल के साथ कुछ अट्रैक्शन कर लिया, कुछ फ्रिक्शनल कर लिया। इसके बारे में ये बड़ा मास बता ही नहीं पा रहा था।
इसके बारे में ये बड़ा पास बता ही नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा यार एक दुनिया भर में एक फोर्स से काम तो नहीं चलेगा, दुनिया भर में दूसरी फोर्स भी हमें देखनी पड़ेगी। तो दुनिया भर में जब हमने दूसरी फोर्स देखी बच्चों, तो एक और फोर्स निकल के आई जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि छोटे छोटे मासेस पे लगती है, जो कि छोटे छोटे मासेस पे लगती है, बड़े बड़े मासेस पे भी लगती है, छोटे छोटे मासेस पे भी लगती है। ठीक है, ये हमको समझ में आया। तो ये हमको समझ में आया कि यार इसके लिए कुछ और नई टर्म बनानी पड़ेगी। ग्रेविटेशन के लिए अगर मास बन चुका है तो यार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो चुकी थी ये छोटे छोटे उसमें फ्रिक्शन की वजह से। तो हमने एक फोर्स का नाम बताया, हमने इस क्वांटिटी का नाम रखा इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कहानी है बस, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। और कहानी कहां से शुरू हुई? नेचर से शुरू हुई, मैटर से शुरू हुई, रेडिएशन से शुरू हुई। दोनों अर्थ मामा के दोनों एक बच्चे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये अच्छा मोमेंटम गेन करके एनर्जी लेता है। इसमें कोई ज्यादा पार्टिकल्स नहीं होते बच्चों, तो आराम से क्या बोलते हैं, कुछ भी एनर्जी कैरी नहीं करता ये। और यहाँ पर आपके पास बात ये होती है कि मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया कि मैटर के जो अप्लाइंग फोर्स है वो दो पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक है। एक होता है मास, एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। मास ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी बॉडीज के लिए होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बड़ी और छोटी बॉडी के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गया फिर बाद में जब आगे डिस्कवरी हुई ना उसके बाद। तो यहां से नाम पड़ा बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम रखना पड़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो चुकी थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चल चुका था, तब जाके इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे जहन में आना शुरू हुआ। तो इतना आपको समझ में आया। अब बच्चों हम इलेक्ट्रिक चार्ज को करेंगे डिफाइन, और इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ आगे भी कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी आप इसको नोट करिए और कॉपी पेन लेके बैठा करो। स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोबाइल में पड़ा रहेगा तो फिर वो चीज मोबाइल में ही पड़ी रहेगी। इससे बढ़िया आप एक काम करो, आप इसे नोट करो, अच्छे से कॉपी पेन निकालो, नोट करो ईमानदारी से, और अभी से करना शुरू करो, अभी से पढ़ाई करना शुरू करो, ठीक है। ओके, तो जल्दी जल्दी नोट करो, मैं हट जाता हूं। ओके बच्चों, चार्ज के बारे में पढ़ना शुरू करें। तैयार हो? नया नया जोश आप लोगों का बस बरकरार रहे पूरे साल तक, तो आपको टॉप मारने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चाहे एवरेज हो, चाहे पढ़ने रहो, चाहे कैसे भी बच्चे हो, वो टॉप जरूर मारेंगे अगर वो अब ईमानदारी से पढ़ना शुरू करेंगे। 11 जैसी भी थी गई, चली गई, वो पानी में बहा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 12th क्लास से पढ़ना अच्छे से शुरू करो, ठीक है। अपने मम्मी पापा के पैसे मत डुबाना मेरे भाई, ठीक है। तो चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे बच्चों एक बॉडी हो गई जिसके पास यहाँ पे मेरे पास 4 प्लस हैं। कितने प्लस है? 4 प्लस। और उसके जो ऑर्बिट में है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। फिर मैंने ना एक बॉडी को ना रगड़ दिया, एक बॉडी को ना इस पर रगड़ दिया, ये बॉडी को इस पर रगड़ दिया। तो रगड़ने से क्या हुआ? इस पे भी 4 थे, इस पे भी 4 थे, और इस पे भी इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 थे। तो बॉडी को रगड़ने से, दो बॉडी को आपस में रगड़ने से होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये रिच हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, या इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में आ गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में आ गए बच्चों, ठीक है। समझे आप बात को? तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए वहां पे प्लस बढ़ गया ना, प्लस का चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब ये बॉडी थोड़ा प्लस चार्ज की हो गई। इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसका मतलब ये बॉडी माइनस चार्ज की हो गई। तो ये जो चार्ज आया है इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी बॉडी के ऊपर जो ये आया है प्लस और माइनस, इसकी वजह से, इसके कॉजेस की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से एक में कमी आ गई, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जिसमें कमी आ गई उसको प्लस कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए उसको माइनस कहेंगे। तो इसी को बच्चों चार्ज कहते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी होती है बॉडी की ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गरीबी इलेक्ट्रॉन की उसको बना देगी प्लस, और अमीरी इलेक्ट्रॉन की उसको बना देगी माइनस। गरीबी इलेक्ट्रॉन की उसको बना देगी प्लस, और अमीरी उसको बना देगी माइनस। एक और डेफिनेशन होती है बकवासी लिखी हुई लेकिन वो रहने दो, ठीक है, बेकार है, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक होता है, तो वो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके टीचर को लिखाएं तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत ईजी बता दिया आपको। जब भी दो चीज को रगड़ोगे, रगड़ने के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे वो माइनस हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे वो प्लस हो जाएगा। और इसी डेफिशिएंसी, इसी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं चार्ज। सिंपल है ना। अब चार्ज को बच्चों जरा
चार्ज को बच्चों जरा सिंबल लिखते हैं चार्ज का, कि सिंबल क्या होता है चार्ज का। तो सिंबल क्या होता है चार्ज का, क्लास 10th में क्या पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज का सिंबल आपने पढ़ा है कैपिटल क्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल क्यू लिखो या तो छोटा क्यू लिखो, या तो कैपिटल क्यू लिखो या तो छोटा क्यू लिखो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर बच्चों क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर होती है कि वेक्टर होती है। तो बच्चों इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों एसआई यूनिट, कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम्स, ठीक है। चार्ल्स अगस्टिन कूलम्स पूरा नाम होता है। तो चार्ल्स अगस्टिन कूलम्स ने चार्ज के बारे में बहुत अच्छी रिसर्च करी थी, लॉ बना के दी, वेक्टर फॉर्म बताया, सुपरपोजिशन बताया। तो इन सबके लिहाज से उनको ये हक मिला कि वो अपने नाम पर उसकी यूनिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम्स होती है। क्या होती है बच्चों, कूलम्स को नॉर्मल ऐसे सी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है ना। अब बच्चों देखो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट इज 1 कूलम। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 कूलम, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 कूलम्स, व्हाट इज 1 कूलम्स, ठीक है। तो व्हाट इज 1 कूलम्स क्या होता है बच्चों 1 कूलम्स। तो 1 कूलम्स बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा डिफाइन करना है आपको। क्लास 9th में या क्लास 11th में जब आपने ग्रेविटेशन को डिफाइन करा होगा, तो यहाँ पे एक बॉडी ली होगी, यहाँ पे एक बॉडी ली होगी, इन दोनों बॉडी को m1 m2 माना होगा। तो यहाँ पे अब m1 m2 ना मान के यहाँ पे q1 q2 मानेंगे, और दूरी कितनी मान लेंगे, 1 मीटर दूरी मान लेंगे, ठीक है। दूरी मान लेंगे 1 मीटर, और इस चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम मान लेंगे, इस चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम मान लेंगे। आपने फोर्स का फॉर्मूला बनाया होगा ग्रेविटी में, F = g m1 m2 by r स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों फोर्स का फॉर्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू चार्ज, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू चार्ज k q1 q2 by r स्क्वायर। क्या बनता है, k q1 q2 by r स्क्वायर। यह असल में मैं आगे कूलम्स लॉ में भी पढ़ाऊंगा, पर अभी जब टॉपिक खुल ही चुका है तो इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं, ठीक है। F का मतलब होता है फोर्स, R का मतलब होता है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और Q1 Q2 आपके पास जो दो चार्ज दिए होंगे, और K होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। और ये कांस्टेंट की भी बच्चों कुछ वैल्यू होती है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये जो K होता है बच्चों, ये जो K होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सुन रहे हो ये, अरे सुनो भाई, ये क्या सुन रहे हो, ये जो होता है ना इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। कॉमन भाषा में बोलते एप्सिलॉन नॉट है, कॉमन भाषा में बोलते एप्सिलॉन नॉट है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना है तो इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो मैंने ये दो चार्जेस लिए हैं, ये जो दो चार्जेस मैंने लिए हैं, ये मैंने हवा में लिए हैं या तो मैंने वैक्यूम में लिए हैं, या तो ये मैंने हवा में लिया या तो मैंने क्या लिया है, वैक्यूम में लिया है, ठीक है। अगर मैं तेल में ले लेता, किसी मीडियम में ले लेता, इन दो चार्ज को पानी में उठा के डाल देता, ठीक है, पानी में उठा के डालता, सरसों के तेल में डालता, ऑलिव ऑयल में डालता, कैरोसिन ऑयल में डालता, ग्रीस में डाल देता इन चार्जेस को, तब जाकर मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखता बच्चों, तब जाकर मैं क्या लिखता, एप्सिलॉन m लिखता। m का मतलब होता है मीडियम, पानी भी हो सकता है, कैरोसिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मीडियम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और बच्चों एक और होता है, वो होता है ER, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आपने बता तो दिया ये परमिटिविटी होता है, लेकिन आप बताइए परमिटिविटी होता क्या है, सच में मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग बच्चों ये है कि ये एक मीडियम होता है, मटेरियल का मीडियम पे डिपेंड करता है ये। तो अगर मैं हवा में रखूंगा तो ये कुछ अट्रैक्शन करेंगे, किसी फोर्स से एक दूसरे को या तो रेपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे, या तो रेपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं मीडियम बदल दूं, मैं पानी में डाल दूं, मैं तेल में डाल दूं, किसी में भी डाल दूं,
तो मीडियम की वजह से फोर्स कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादातर तो फोर्स आपको हवा में ही मिलेगा। मतलब अगर आप मान लो आपने एक बार कैरोसिन ऑयल में डाला और एक बार आपने तेल में डाला, ऑयल में डाला, तो कैरोसिन ऑयल ज्यादा डेंसिटी वाला नहीं होता है, मिट्टी का तेल ज्यादा डेंसिटी वाला नहीं होता है, वहां पे फोर्स लगभग ठीक होगी। लेकिन सरसों के तेल में, ऑलिव ऑयल में या किसी भी तेल में आप डाल रहे हो, वो ज्यादा डेंसिटी वाला होता है तेल, तो इसी वजह से वहां पे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, दो चार्ज की फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो एप्सिलॉन होता है ना बच्चों, ये मीडियम पे डिपेंड करता है और ये बताता है कि कहां पे फोर्स कम होगी, कहां पे फोर्स ज्यादा होगी। और इन डिटेल हम आगे जाके इसको पक्का पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जब टॉपिक खुल चुका है तो मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से इसको करता है। अब बच्चों इसकी आती है वैल्यू की बात कि सर इतना बता दिया है तो वैल्यू भी बता दो इसकी क्या होती है। तो वैल्यू अपने स्टाइल से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, मैं बताऊंगा सीधा फॉर्मूला, और फॉर्मूला पता चल जाएगा तो आपको वैल्यू भी पता चल जाएगी कि एप्सिलॉन नॉट की हवा में या वैक्यूम में कितनी वैल्यू होती है। मीडियम में तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एप्सिलॉन आर क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन आर होता है, यहां लिख दूं, एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी को रिलेट करना। मीडियम और एप्सिलॉन नॉट को जब आप रिलेट कर दोगे उसे रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। आगे जाके बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना डिटेल में कि आपको कुछ ना कुछ नई चीज मिल ही जाएगी, ठीक है। और पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से है, पूरा एनसीईआरटी है। ओके, तो सीधा फॉर्मूला सुनो। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये होता है। लेकिन अगर आप स्क्वायर हटा दोगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट। स्क्वायर वो कर दोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख दो, ऐसे करके ये अंडर रूट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये म्यू नॉट क्या होता है बच्चों? म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। ये कहां पे काम आएगा बच्चों? ये मैग्नेट में काम आएगा। मैग्नेट के बीच में जो मीडियम होता है, तेल में डाल दो, पानी में डाल दो, तो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, वो जितना भी होगा वो इससे नापेंगे, म्यू नॉट से। ये आगे जाके तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, तीसरे चैप्टर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, आप लोग जानते ही हो, 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। ये एप्सिलॉन नॉट आपको पता चल गया, दो चार्जेस के बीच का मीडियम की जो फोर्स बताएगा उसे एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, जिससे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और म्यू नॉट क्या होता है? दो मैग्नेट के बीच का जो बीच के नेचर का फोर्स बताएगा, फोर्स कितना है, कम है कि ज्यादा है मैग्नेट का, उसे म्यू नॉट कहेंगे। तो म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। इतना पता चला आपको। तो यहां से यार एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी जरा देखेंगे और से। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये बना सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? 1 अपॉन म्यू नॉट सी का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट सी का स्क्वायर। बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा है? कहीं मेहनत खराब? ओके, बोर्ड से बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे करा देंगे इस जगह पर। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट की जरा वैल्यू बताओ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और सी की कितनी वैल्यू होती है? सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, डिसअपॉइंट मत करना इसके लिए तो मुझे। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 ऑल ओवर जब इसे सॉल्व करते हो तो वैल्यू आती है 8.854 इंटू 10 की पावर 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। बच्चों याद रखो इसे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ठीक है। तो ये होती है इसकी वैल्यू, ये होती है इसकी वैल्यू। ओके, चलो ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। इन डिटेल में बता दें कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कैसे आता है, फॉर्मूला भी बता दिया। तो यार के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी देखते हैं। चलो के की वैल्यू कितनी होगी, जरा के यहाँ पे डालते हैं, हम फॉर्मूले में डालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू के Q1 Q2 सॉरी F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
तो बच्चों यहाँ पे चार्ज कितना लेना है 1 कूलम, यहाँ पे चार्ज कितना लेना है 1 कूलम, और दूरी कितनी लेनी है 1 मीटर। जब भी किसी चीज को डिफाइन करना होता है तो 1 1 1 क्वांटिटी ले ले करो, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, जरा ये डाल देते हैं वैल्यू, 4 इंटू 22/7 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, देखो पता है आपको, नीचे लिखी हुई है, क्या है वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -12। Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 1, और दूरी कितनी हो गई 1 का स्क्वायर। इसका टोटल सॉल्व करके आता है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, 10 की पावर 9 न्यूटन, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया आपको। डेफिनेशन देखो बच्चों 1 कूलम की क्या बनी, ये पूरा मैथमेटिकल मैंने बता दिया। डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है when two charges of 1 coulomb, when two charges of 1 coulomb, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो when two similar और different charges, when two similar and different charges, similar भी हो सकते हैं, different भी हो सकते हैं, when two similar different charges separate at a distance of 1 meter, separate at a distance of 1 meter, they exert force each other, they exert force each other, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, they exert force each other is equal to the बोलो 9 into 10 के पावर 9 न्यूटन is equal to the 9 into 10 के पावर 9 न्यूटन is called 1 कूलम। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, when two charges similar or different, when two charges similar or different place at a distance of 1 meter, place at a distance of 1 meter, they exert force each other is equal to the 9 into 10 की पावर 9 is called 1 कूलम, is called 1 कूलम। इस तरीके से आप बच्चों 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हो। तो चार्ज को मैंने डिटेल में सिखा दिया आपको, और 1 कूलम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सिखा दिया इन डिटेल, ठीक है। अब बच्चों पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चलो टाइप्स ऑफ चार्ज के लिए रेडी हो आप लोग, पढ़ना शुरू करें टाइप्स ऑफ चार्ज के लिए। तो चलिए टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, फटाफट इसको जल्दी जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट कोई नहीं मारेगा, कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करो इसे, ठीक है। ओके बच्चों, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की भी कहानी है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की ये कहानी है कि आपके पास 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। किसने बताया था, तो ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि 2 तरह के चार्ज होते हैं। और वाकई आगे एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है चार्ल्स नाम है उनका, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था ग्लास रॉड वाला और ग्लास क्या बोलते हैं ग्लास बॉल्स वाला, तो वो भी फटाफट पढ़ लेंगे हम। लेकिन अभी मेन पॉइंट तो यही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता है, आपसे टीचर पूछ सकता है कि पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता है। तो पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? नोट में आप लोग मुझे बता सकते हो, नोट नंबर फर्स्ट, कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। न्यूमेरिकल जब आएगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देकर रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है। ये बच्चों ये वैल्यूज पहले पेपर में गिवन आती थी, लेकिन अब ज्यादातर क्या बोलते हैं, अगर आप याद रखो, अभी भी आती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर अगर याद रखो तो वही अच्छा है ना, कि याद हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो देंगे नहीं। तो कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम जे थॉमसन का जब एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद RH मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट करा था, और RH मिलिकन ने इसकी वैल्यू निकाल के क्या दी थी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ये भी RH मिलिकन ने निकाल के दिया था। उसके बाद चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने ढूंढा था बताना तो भाई, तो प्रोटॉन ढूंढा था किसने, रुदरफोर्ड, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन ढूंढा था। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बिल्कुल चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर होते हैं, बस फर्क ये है यहाँ पे माइनस में ले लो और यहाँ पे प्लस में ले लो, फर्क ये है बस, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस में ले लेना, प्रोटॉन वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रोटॉन की वैल्यू ये वाली प्लस में ले लेना, सिंपल है, ठीक है। कोई अगर नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, वो टीचर को पता होता है, नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम,
ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चों? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है बच्चों? 0। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो प्लस ना तो माइनस। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है बच्चों? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। बिल्कुल प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, लेकिन बस पीछे की डिजिट देखो, यहाँ पे 726 हो गया और यहाँ पे 749 हो गया, बस इतना सा फर्क होता है। तो इतना क्लियर हो बच्चों आपको? ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखने आपको, भूलने नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप अगर भूल गए तो हो गया फिर पंगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ? चलो आगे बढ़े। तो यहां पर बच्चों नोट नंबर 2 ये है कि काइंड ऑफ चार्जेस आपके दो होते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, और ये किसने बताया था? ये बताया था चार्ल्स डू फे ने। चार्ल्स डू फे ने बताया था हमको कि दो काइंड के चार्जेस होते हैं। बताया तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी था, नाम तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा, लेकिन एक्सपेरिमेंट इन बंदे ने करा। तो एक्सपेरिमेंट क्या थे? इसके दो एक्सपेरिमेंट थे, वो फटाफट आपको बताता हूं मैं। तो इनका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट ये था बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट ये था। एक बार जरा देख लूं गैप कितना है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट ये है बच्चों कि इन्होंने एक गिलास रॉड ली, और गिलास रॉड को सिल्क से रगड़ दिया बच्चों। गिलास रॉड को किससे रगड़ दिया? सिल्क से रगड़ दिया। ये सिल्क मटेरियल से ना रगड़ रहा है इसको, ठीक है, सिल्क से, ओके। और ये क्या है मेरे पास? ग्लास रॉड है बच्चों, ग्लास रॉड, ओके। तो एक और मैं ग्लास रॉड बना देता हूं जो मैंने दोबारा से सिल्क से रगड़ दी। ये एक और मेरे पास ग्लास रॉड हो गई जो सिल्क से रगड़ दी। तो बच्चों सिल्क से रगड़ने पर वो बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी चार्जेस के बारे में नहीं पता था कि कौन सा चार्ज कब आता है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं इसमें कि यहां पे सिल्क से जब ग्लास रॉड को रगड़ते हो तो पॉजिटिव चार्ज आता है, याद रखो। सिल्क से सब ग्लास रॉड को रगड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपेल करेंगे, ये हमें पता चला। और ये भी हमें पता चला कि बच्चों की सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रेपेल करते हैं, जो चार्ल्स डू फे ने बताया था हमको। तो चार्ल्स डू फे ने इतना बताया कि सिल्क के कपड़े से अगर आप दोनों ग्लास रॉड को रगड़ोगे, एक ग्लास रॉड को ऐसे लटका दोगे, फ्रीली लटका दोगे, दूसरी ग्लास रॉड जैसे उसके पास लाओगे तो जैसे ही ग्लास रॉड दूसरी के पास आएगी जो लटकी हुई है वैसे दूर जाएगी। क्यों दूर जाएगी? क्योंकि रेपेल कर रही होगी, है ना भाई, सही बात है ना, ठीक है। तो ये वाली बात एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हुई, और ये था उनका पहली ऑब्जर्वेशन, ये थी उनकी पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? जरा दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो। दूसरी ऑब्जर्वेशन में करा ये उन्होंने कि दोबारा लटकाया और यहाँ पे दोबारा से उन्होंने रॉड ली, दोबारा से उसने यहाँ पे भी रॉड ली, लेकिन यहाँ पर बच्चों उसने प्लास्टिक की रॉड ली। कौन सी रॉड ली? प्लास्टिक की। ये भी प्लास्टिक है और ये भी प्लास्टिक है, दोनों प्लास्टिक है। और उन्होंने प्लास्टिक की रॉड को वूल से रगड़ा, प्लास्टिक की रॉड को वूल से रगड़ा, वूल से। प्लास्टिक की बॉल को वूल कपड़ा होता है, वूल कपड़ा, उससे रगड़ा। तो आगे जाके पता चला हमें तो कि कौन सा नेगेटिव होता है कौन सा पॉजिटिव, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन्होंने ये बताया, वैसे नेगेटिव होता है ये, वूल से रगड़ोगे तो नेगेटिव होता है, ठीक है। और दोनों प्लास्टिक को जब आपस में लाए तो तभी इन्होंने क्या करा? तभी भी इन्होंने रेपेल करा, क्लियर इतना। तीसरी ऑब्जर्वेशन देखो बच्चों, तीसरी ऑब्जर्वेशन में उसने ये करा कि ये भी दूर भाग रहा है, ये भी दूर भाग रहा है। जब ये दोनों दूर भाग रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं, कि एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड को साथ में लाते हैं। इसने बोला एक ग्लास रॉड को और एक प्लास्टिक रॉड को साथ में लाते हैं, एक को वूल से रगड़ेंगे और एक को सिल्क से रगड़ेंगे। तो जब इन्होंने ऐसा करा बच्चों, इन्होंने ऐसा करा, यहाँ पे उसने ग्लास रॉड टंगा दी, यहाँ पे उसने ग्लास रॉड टंगा दी, ठीक है। और उसको किससे रगड़ दिया? उसको सिल्क से रगड़ दिया, और एक और ग्लास रॉड उसने यहाँ पे लगा दी और उस ग्लास रॉड को उसने रगड़ दिया, एक और ग्लास रॉड को उसने रगड़ दिया वूल से रगड़ दिया। तो बच्चों ये हो गई प्लस और ये हो गई माइनस, ठीक है।
और दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी बच्चों, क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो इन्होंने ये बोला कि अगर आप दो गिलास रॉड लेते हो, दोनों को सिल्के के कपड़े से रगड़ते हो तो दोनों को पास लाते हो तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगी। अगर आप दो प्लास्टिक लेते हो, दोनों को वूल से रगड़ोगे तब भी दोनों एक दूसरे से दूर भागेगी, उनमें भी सिमिलर चार्ज आएगा। लेकिन आप एक सिल्क वाली लो और आप एक वूल वाली लो, आप एक गिलास लो, आप एक प्लास्टिक लो, तो दोनों को जब आपस में लाओगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। मतलब यहाँ पे दो ही तरह के चार्ज होते हैं, एक दूर भगाने वाले और एक पास लाने वाले। दूर भगाने वाले जो होंगे वो क्या बोलते हैं, सिमिलर चार्ज होंगे, और पास आने वाले डिफरेंट चार्ज होंगे। और दो ही डिफरेंट चार्ज हो सकते हैं, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है। नाम प्लस माइनस का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया, एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था। इतना क्लियर हुआ बच्चों आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, क्लियर हो गया। इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो, बॉल का बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम बॉल का एक्सपेरिमेंट है बस वो, ठीक है। ग्लास बॉल और प्लास्टिक बॉल। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कराइए कि पहला ये पॉइंट है कि यहां पर हमने दो बॉल ले ली बच्चों, एक ये बॉल हो गई और एक ये बॉल हो गई, और दोनों को रगड़ दिया सिल्क से। ये भी गिलास है, ये भी गिलास है, ये भी गिलास है, वो भी गिलास है। बताओ सिल्क से रगड़ने पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस आएगा और प्लस आएगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, बॉल रेपेल करेगी। दोनों एक दूसरे को बॉल क्या करेगी, रेपेल करेगी। सिंपल। दूसरा देखिए, दूसरे में हुआ ये कि क्या बोलते हैं, एक बॉल ये ली, एक बॉल ये ली। ये बॉल प्लास्टिक की थी, ये बॉल प्लास्टिक की थी, और वूल से रगड़ दिया। किससे रगड़ दिया? वूल से। जब वूल से प्लास्टिक की बॉलों को रगड़ देंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो भी एक दूसरे से रेपेल हो जाएगी, तीसरी ऑब्जर्वेशन देखिए। तीसरी ऑब्जर्वेशन में हुआ ये कि यहाँ पे बॉल ली और यहाँ पे बॉल ली। एक बॉल ग्लास की है, एक बॉल प्लास्टिक की है। एक को सिल्क से रगड़ा और एक को वूल से रगड़ा। सिल्क से प्लस आया, वूल से माइनस आया। दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी बच्चों, क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो इस तरीके से ये बॉलों का एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो। और ये वाला बॉल वाला एग्जाम्पल आपके पेपर में भी आया बच्चों बहुत बार, कि एक को सिल्क से रगड़ेंगे, दोनों को सिल्क से रगड़ेंगे तो क्या होगा, रेपेल होगा। दोनों को वूल से रगड़ेंगे तो क्या होगा, रेपेल होगा। लेकिन अगर एक को सिल्क से रगड़े, एक को वूल से रगड़े, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो दो ही काइंड के चार्ज होते हैं, जो कि हमें चार्ल्स डुफे ने बताने की कोशिश करी। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये सारी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। जल्दी जल्दी नोट करिए और इस क्लास को बस एक क्वेश्चन और एक टॉपिक से फिर बंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी पढ़ो, क्वांटिटी ना पढ़ो, सिंपल सी बात है। अगर आप 20 मिनट में क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 घंटे में अगर कोई बकवास कर रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है, सुनते रहो फिर। तो बस काम की बातें हैं, मोटिवेशन बातें कर देता हूँ मैं कभी कभी आप लोगों से, ताकि आप में मोटिवेशन आ जाए। और बाकी तो आप पढ़ी रहो, अच्छा खासा वो आपको पता ही है, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी नोट करो, उसके बाद एक अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो बच्चों ये जो डिवाइस होता है ये चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए होता है कि चार्ज है बॉडी में कि नहीं है। जैसे मेरे पास ये पेन हो गया, ये पेन को जब तक मैं किसी सरफेस पर रगड़ूंगा नहीं, या किसी क्या बोलते हैं पेपर वेपर या किसी कपड़े से रगड़ूंगा नहीं, तब तक इस पर चार्ज नहीं आएगा, या बॉडी से रगड़ूंगा नहीं, ठीक है। ये बस ऐसे है नॉर्मल। तो अगर मैं छोटी से छोटी चीज या पीस ऑफ पेपर इसे चिपकाने की कोशिश करूं तो ये नहीं चिपका पाएगा, क्योंकि अभी इसका ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी अगर मैं इसको रगड़ूं, अपनी ह्यूमन बॉडी से रगड़ूं या अपने कपड़े से रगड़ूं, तो ये चीजों को चिपकाना शुरू कर देगा। इसका मतलब इसके अंदर कुछ क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। तो इसके अंदर सचमुच चार्ज आ चुका है या चार्ज नहीं आया है, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या बनाया जाता है बच्चों, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब एक सवाल और है कि गोल्ड क्यों इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा थिन हो सकता है, सबसे ज्यादा लाइट हो सकता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स से भयभीत नहीं होता, ठीक है। मेरी टफेस्ट हिंदी खतरनाक वाली, भयभीत का मतलब ये समझ लो जो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम गोल्ड को यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थिन होता है, बहुत ही ज्यादा लाइट होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स को मात दे देता है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे चार्जेस लाऊंगा तो चार्जेस तो एक दूसरे को रेपेल करेंगे, पर ग्रेविटी ने खींच रखा है उसको। तो ग्रेविटी अगर भारी लोहे को खींच रही है तो भारी लोहा थोड़ी ना ऐसे हमें कोई डिटेक्ट कर पाएगा, इसलिए हल्का मटेरियल चाहिए ना, हल्का मेटल चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि मैंने यहाँ पे कुछ ये प्लस का ये मटेरियल लगा दिया,
जैसे ही बच्चों ये प्लस का मटेरियल मैंने यहाँ पे लगाया तो प्लस के मटेरियल ने क्या करा, प्लस के मटेरियल ये नीचे गया और नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया, ऐसे हम सोचते हैं, गलत है पर ये आगे जाके जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको रियलिटी बताऊंगा इसकी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही समझ लो। ये प्लस ऐसे ट्रांसफर हुआ, ये प्लस 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 ऐसे गया, ये प्लस 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 ऐसे गया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को रेपेल करेंगे तो एक गोल्ड लीफ कुछ इस तरीके से आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो बॉडी चार्ज है। अगर वो बॉडी अनचार्ज होती तो चार्ज यहाँ पे जाके इंडक्शन नहीं करता तो फिर ये चीज़ नहीं होती। यहाँ बीच में ना बच्चों कुछ इंडक्शन भी हुआ है, लेकिन वो इंडक्शन पढ़ाना पड़ेगा तब समझा पाऊंगा ना। तो अभी इलेक्ट्रोस्कोप को बस इतना समझ लो, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को बताता है। अगर ये चार्ज बॉडी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, लीफ ऐसे कैसे रखे रहते, और जब कुछ चार्ज बॉडी होती है तो लीफ ऐसे नहीं होके ऐसे हो जाएंगे थोड़े से। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप का काम होता है बच्चों। लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप की भी लिमिटेशन ये है कि यार वो ये नहीं बता सकता कि कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का। चार्ल्स ने भी नहीं बता पाया था, ना वो प्लस का है ना वो माइनस का। बेंजामिन फ्रैंकलिन भी नहीं बता पा रहा था या वो प्लस का या वो माइनस का। तो बहुत ही सालों के बाद क्या बोलते हैं डिस्कवरीज करी अलग अलग मटेरियल पर, और बहुत ही कड़ी मेहनत से ये पता करा कि कौन सा चार्ज माइनस का होगा कौन सा चार्ज प्लस का होगा। और आपको बच्चों ये याद रखना है, ध्यान रखना है एक चार्ज सीरीज को। तो एक पैटर्न बना दिया चार्ज सीरीज का, जिसकी वजह से आपको ये चीज याद रहेगी और ये आपके पेपर में भी आता है। ये चार्ज सीरीज आपके पेपर में भी आती है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम सिल्क और गिलास ही आता है या सिल्क और फर आता है। तो क्या बोलते हैं ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना याद रखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई दी है, ठीक है। तो देखो इसको चार्ज सीरीज कहते हैं। और इसको समझने का तरीका क्या है? समझने का तरीका यह है कि अगर मेरे पास गिलास है बच्चों, गिलास को अगर मैं फर से रगड़ूंगा, किससे रगड़ूंगा? फर से, तो फर हो जाएगा पॉजिटिव, गिलास हो जाएगा नेगेटिव। नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। गिलास को अगर मैं फेनल से रगड़ूंगा, फेनल हो जाएगा पॉजिटिव, गिलास नेगेटिव। इसको अगर मैं इससे रगड़ूंगा, सीलिंग वैक्स हो जाएगी पॉजिटिव, गिलास नेगेटिव। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर मैं सिल्क को गिलास से रगड़ूं या कॉटन को गिलास से रगड़ूं या पेपर को गिलास से रगड़ूं तो गिलास हो जाएगा पॉजिटिव और ये तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब नीचे वाले किसी भी मटेरियल को उठाकर आप ऊपर वाले मटेरियल से रगड़ते हो। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा समझ लो, ये वुड हो गया और ये क्या हो गया? मेटल हो गया। तो मेटल को जब वुड पे रगड़ा जाएगा तो वुड हो जाएगा प्लस, मेटल हो जाएगा नेगेटिव, मेटल हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। जैसे यहाँ पे रबड़ हो गया बच्चों, आपके पास रबर हो गया और रेसिन हो गई। तो रेसिन को जब रबड़ पे रगड़ो तो रबड़ प्लस और रेसिन माइनस, ठीक है। एबोनाइट प्लास्टिक की जो होती है, तो एबोनाइट हो गई आपके पास, एबोनाइट। और फर हो गया बच्चों, बताओ, एबोनाइट फर ऊपर है तो एबोनाइट को जब फर से रगड़ो तो फर प्लस हो गया, एबोनाइट माइनस हो गया। समझ रहे हो ना बात को? गुट्टा पारचा भी एक मटेरियल होता है, तो गुट्टा पारचा को अगर आप एबोनाइट से रगड़ोगे तो एबोनाइट प्लस, गुट्टा पारचा माइनस। तो ये ऐसे करके चार सीरीज बनाई जाती है बच्चों। तो नीचे वालों को अगर ऊपर वाले से आप रबिंग करोगे तो ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आज की क्लास मुझे उम्मीद है, आज का जो इंट्रोडक्शन है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों मिलेंगे आपसे कल को, और कल को हम इन डिटेल चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को चार्ज करा जाता है, अर्थिंग कैसे करी जाती है, कंजर्वेशन क्या होता है, एडिटिविटी क्या होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और अच्छे नोट्स बनाओ, रोज पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, पर रोज पढ़ो, ठीक है। रोज पढ़ने से आदत भी बन जाएगी और ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, और 2022 से स्टार्ट हो चुका है। आग लगा दो, ठीक है, आग लगा दो, बुकों में नहीं, आग लगा दो, पढ़ने में भी फोकस हो जाओ, ठीक है। माता पिता की रिस्पेक्ट करो। और दूसरी बात वेस्ट मत करना अपना साल, अपना टाइम वेस्ट मत करना, माता पिता के पैसे वेस्ट मत करना। अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। मस्ती भी अपनी जगह है, पढ़ाई भी अपनी जगह है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी आत्मा वाले सेशन के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।